सो वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस इन टुडेस क्लास। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज का जो लेक्चर होगा दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर सीएमए स्टूडेंट्स एंड सीएस स्टूडेंट्स। सीएमए स्टूडेंट्स के लिए और सीएस स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर एप्लीकेबल है, सीएस स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए ये वाला लेक्चर सीएस स्टूडेंट्स ना देखो। और आपको नहीं दिया भी गया है, बाई चांस अगर आपको मिल गया है तो भी ये लेक्चर को डिलीट कर देना। आपको ये लेक्चर नहीं देखना है। एक्सक्लूसिवली ये सीएमए स्टूडेंट्स के लिए हम लोग करवा रहे हैं, और अगर सीएस स्टूडेंट्स भी ये क्लास देख रहे हैं सीएस वाले, तो आप लोग को भी ये वाला टॉपिक पढ़ना है। मैंने आपको पेज नंबर 20 में एक स्पेशल केस छुड़वाया था, जो है ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स बिटवीन पार्टनर एंड पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म के बीच में अगर कोई कैपिटल एसेट्स की ट्रांसफर होती है तो इस पे दो सबसेक्शन है सेक्शन 45 में, सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4। अगर पार्टनरशिप पार्टनरशिप फर्म को कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर रही है तो वहां पर लगेगा 45 सबसेक्शन 3, और अगर पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर रही है तो वहां पर लगेगा 45 सबसेक्शन 4। ठीक है, तो पहले 45.3 अपने पढ़ेंगे, 45.3 के बाद अपने 45.4 में डिटेल में जाएंगे, जो कि बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, 45.4 थोड़ा सा इन्होंने इस बार कॉम्प्लिकेटेड कर दिया बिकॉज ऑफ अमेंडमेंट इन फाइनेंस एक्ट 21। दैट इज वाई इन्होंने सीए के सिलेबस से हटाया, और सीएमए सीएस तो एज यूजुअल ये तो सभी डाल देते हैं, तो आप लोग के सिलेबस में है ये। ठीक है गाइस, तो स्पेशल केस नंबर 4 में एक बार अपने आएंगे, पेज नंबर 20। Transfer of capital assets between partner and firm, section 45.3 and section 45.4. Transfer of capital asset between partner and firm, section 45.3 and section 45.4. पहले अपने आते हैं सेक्शन नंबर 45.3 में। अगर कोई भी पार्टनर के पास एसेट है और वो ट्रांसफर कर रहा है पार्टनरशिप फर्म को, अगर कोई भी कैपिटल एसेट किसी पार्टनर के पास है और वो ट्रांसफर कर रहा है पार्टनरशिप फर्म को, ठीक है, यानी इफ आई एम अ पार्टनर एंड आई हैव ट्रांसफरिंग अ कैपिटल एसेट टू माय पार्टनरशिप फर्म। एग्जांपल के तौर पे अगर आप बात करो, एक पार्टनरशिप फर्म में अ पार्टनर हैज इंट्रोड्यूस हिज कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स। एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर ने क्या किया, अपना एसेट ट्रांसफर किया एज अ फॉर्म ऑफ कैपिटल। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री क्या होती है इन पार्टनरशिप फर्म? एसेट टू कैपिटल, एसेट टू कैपिटल। तो एसेट किससे आया? पार्टनरशिप पार्टनर से आया। किसको ट्रांसफर किया? पार्टनरशिप फर्म को ट्रांसफर किया। तो यहां पर बोला जा रहा है कि देखिए, फर्म जिस भी वैल्यू में ये एसेट रिकॉर्ड करेगा, एसेट टू कैपिटल, एसेट टू कैपिटल, जिस भी वैल्यू में, इसको अपने बोलते हैं बुक वैल्यू। क्या बोलते हैं? वॉट एवर वैल्यू द पार्टनरशिप फर्म विल रिकॉर्ड दिस एसेट एट, मतलब जिस भी वैल्यू में पार्टनरशिप फर्म ये वैल्यू ऑफ एसेट रिकॉर्ड करेगा, वही वैल्यू इस पार्टनर के लिए मान लिया जाएगा फुल वैल्यू कंसिडरेशन। यानी पार्टनर जब कैपिटल गेन निकालेगा तो पार्टनर को अपना कैप गेन कैसे निकालना है? इस पार्टनर को कैप गेन निकालना अपना सेल कंसिडरेशन में द बुक वैल्यू विच द फर्म हैज रिकॉर्डेड इन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब किस वैल्यू पे, मान लो मैंने कोई लैंड बिल्डिंग ट्रांसफर किया, जिस वैल्यू में ट्रांसफर किया दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। द इंपॉर्टेंट क्या है कि फर्म इसको किस वैल्यू में रिकॉर्ड किया। तो जो फर्म जिस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेगा वही सेल कंसिडरेशन माना जाएगा। किसके हाथ में? पार्टनर के हाथ में। तो ये मैंने अभी अभी आपको समझाया 45 सब सेक्शन 3। क्या समझाया? 45 सब सेक्शन 3। तो एक बार आते हैं, वेयर अ पर्सन ट्रांसफर्स अ कैपिटल एसेट टू अ पार्टनरशिप फर्म टू एओपी और बीओआई। जब भी कोई पर्सन कैपिटल एसेट ट्रांसफर करेगा फर्म को, एओपी को, बीओआई को, इन विच ही इज ऑलरेडी अ पार्टनर या मेंबर, और इज टू बिकम अ पार्टनर। इज टू बिकम मतलब अभी बना नहीं है बट बन जाएगा, या मेंबर बाय वे ऑफ कैपिटल। मेंबर किसके लिए बोल रहे हैं? एओपी और बीओआई के लिए बोल रहे हैं। क्लियर है? और फर्म के लिए बोल रहे हैं पार्टनर। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। यानी एओपी में अगर मेंबर ऑफ एओपी अगर एओपी को ट्रांसफर कर रहा है तो भी ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। मेंबर ऑफ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल अगर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को ट्रांसफर कर रहा है तो भी ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। पार्टनर अगर पार्टनरशिप फर्म को ट्रांसफर कर रहा है तो भी ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। क्लियर है? बाय वे ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन और अदरवाइज, आपने कैसे भी ट्रांसफर किया, बिकॉज मे बी आपको कैपिटल कंट्रीब्यूट करना हो तो आपने इंस्टेड ऑफ कैश आपने क्या किया? आपने एसेट कंट्रीब्यूट कर दिया, या अदरवाइज।
तो कैप गेन क्या होगा? इट इज चार्जेबल टू टैक्स इन द ईयर इन विच सच ट्रांसफर टुक प्लेस। जब भी आपने कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया, आपका कैपिटल गेन उसी साल टैक्सेबल होगा जिस साल आपने कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया है। जिस साल आपने कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया है उसी साल टैक्सेबल होगा। और आपके लिए फुल वैल्यू कंसीडरेशन क्या होगा? जो बुक वैल्यू फर्म के बुक्स में रिकॉर्डेड है। तो एफवीसी क्या है? देखिए गाइस, अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म। अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन द फर्म। ठीक है, अरे प्लीज बोलिए। एक बार इलस्ट्रेशन देखेंगे। X introduces his personal car and his residential building acquired for 2 lakh and 4 lakh. X ने अपना कार और बिल्डिंग जो कि वो खरीदा था 2 लाख एंड 4 लाख में, उसने इसको इंट्रोड्यूस किया रिस्पेक्टिवली टू पार्टनरशिप फर्म। These are recorded in the books of the firm for rupees 3 lakh and 9 lakh. बुक्स में इसको रिकॉर्ड किया गया 3 लाख और 9 लाख में। FMV on the date of transfer is 2 lakh 50 and 6 lakh. यहां बोला है कि जिस दिन ट्रांसफर किया पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को, उस दिन एफएमवी ये था। एसेट की एक्विजिशन डेट क्या है? 1 मार्च 2006। ट्रांसफर डेट क्या है? 2 मार्च करेंट ईयर। आपसे पूछ क्या लिया है? कैपिटल गेन्स। आपसे पूछ क्या लिया है? कैपिटल गेन्स। तो बताओ यहां पर हम कैप गेन्स कैसे निकाले सर? हाउ डू वी कंप्यूट कैपिटल गेन्स इन दिस सिचुएशन? अपने कैप गेन कैसे निकाले? हाउ डू वी कंप्यूट कैपिटल गेन्स इन दिस सिचुएशन? सोचो। एक्स ने अपना पर्सनल कार ट्रांसफर किया है किसको? पार्टनरशिप फर्म को। तो ये तो कैपिटल एसेट ही नहीं है, तो पर्सनल है। करेक्ट? नो कैप गेन। हाँ, व्हाट अबाउट रेसिडेंशियल बिल्डिंग? क्या कैपिटल एसेट है? इमूवेबल प्रॉपर्टी हमेशा कैपिटल एसेट होता है। इसकी एफवीसी क्या होगी? इसकी एफवीसी क्या होगी? 4 लाख तो बेटा कॉस्ट है। इसकी एफवीसी होगी बुक वैल्यू जो कि फर्म ने रिकॉर्ड किया है 9 लाख। इसकी एफवीसी क्या होगी? बुक वैल्यू जो कि फर्म ने रिकॉर्ड किया है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? कॉस्ट निकाल सकते हो आप 4 लाख का। 4 लाख में है ना रेसिडेंशियल बिल्डिंग, तो करंट ईयर है 331, मार्च 6 को एक्वायर किया है, तो 5-6 का फैक्टर क्या है? 5-6 का फैक्टर है 117। तो 4 लाख इंटू 331 डिवाइडेड बाई 117, तो यहां पे लॉस आ गया। तो यहां पे क्या आ गया? लॉस आ गया। समझे आप? तो पर्सनल कार तो कैपिटल एसेट नहीं है, बट रेसिडेंशियल बिल्डिंग जो है ये आपका कैपिटल एसेट है, इस पे कैप गेन लगेगा। यहां पे लॉस आ गया। एफएमवी ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर का कोई वैल्यू नहीं था सर, खाली कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया था। यहां पे एफएमवी इज नॉट रेलिवेंट। एफएमवी ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर इज नॉट रेलिवेंट। एफएमवी ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर इज नॉट रेलिवेंट। क्लियर है? प्लीज बोलिए। देखो सब कुछ बढ़िया चलता, लेकिन हुआ क्या? पार्टनर जब पार्टनरशिप फर्म को ट्रांसफर कर रहा है तब तो प्रोविजंस मैंने आपको समझा दिया 45(3) में। बट व्हेन ऑपोजिट टेक्स प्लेस, फर्म इज ट्रांसफरिंग एसेट टू पार्टनर। जनरली कब फर्म ट्रांसफर करेगा एसेट टू पार्टनर? सोच के बताओ। आपने 11-12 में पढ़ा है, एक पार्टनरशिप फर्म एसेट्स ट्रांसफर कर रहा है पार्टनर को। कब? कब कर रहा है? लिक्विडेशन, डिसोल्यूशन
वेरी गुड। रिटायरमेंट, डेथ, याद है? ये सब सिचुएशंस है जहां पे आपको एसेट्स ट्रांसफर किया जा रहा है। बेसिकली कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है पार्टनरशिप फॉर्म का, जो आपको अकाउंट्स में भी पढ़ाया गया, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये सब अलग अलग सिचुएशंस पढ़ाया गया ना। तो जब फर्म अपना कैपिटल एसेट पार्टनर को ट्रांसफर करता है तब भी कैपिटल गेन आएगा 45 सबसेक्शन 4 में। तो पहले ये जो प्रोविजन था ये बहुत इजी था, ये ओल्ड प्रोविजन है। कौन सा प्रोविजन है? अब नीचे आओगे, यहां पर आपको मिलेगा अमेंडेड सेक्शन 45(4) वाइड फाइनेंस एक्ट 2021। यही नया चीज है जो आया है 45(4) में, यानी जब पार्टनरशिप फर्म अपना एसेट्स ट्रांसफर कर देगी पार्टनर को तो टैक्स कैसे निकाला जाएगा, दिस इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 45 सबसेक्शन 4। एंड यही है जो थोड़ा बड़ा है, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन समझ जाओगे तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसमें अकाउंटिंग का बहुत बड़ा रोल है, अकाउंटिंग का बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज उसी के ऊपर डिपेंड रहेगा कि आपका कैपिटल गेन्स कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, पहले अपने प्रोविजन पढ़ेंगे, प्रोविजन के बाद इसका 2 या 3 इलस्ट्रेशंस करेंगे। इस प्रोविजन को समझने के लिए मुझे आपको इलस्ट्रेशन समझाना पड़ेगा, जिससे एग्जैक्टली सीबीडीटी ने भी समझाया था। सीबीडीटी भी जब ये मतलब जब ये एक्ट में प्रोविजन आया तो नॉर्मल लेमैन को नहीं समझ में आया था। जब सीबीडीटी सर्कुलर लेकर आया उससे समझ में आया कि एग्जैक्टली ये प्रोविजन क्यों लाया गया है। ठीक है, तो एक बार अपने प्रोविजन पढ़ेंगे। मेरे हिसाब से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है, बट क्योंकि आपके सिलेबस में है, इंस्टीट्यूट के मैट में है, मैं आपको कवर करा के चल रहा हूं। ठीक है, ये फाइनल लेवल का टॉपिक है, इंटरमीडिएट में मेरे हिसाब से बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, बट फिर भी अपने कवर करेंगे। अमेंडेड सेक्शन 45(4) इंसर्टेड वाइड फाइनेंस एक्ट 2021। एक बार पूरा प्रोविजन पढ़ेंगे, प्रोविजन से आपको थोड़ा बहुत हाईलाइट होगा और फिर अपने आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक बात ध्यान रखना बेटा, जब भी 45(4) आएगा तो सेक्शन 9B भी आएगा। ये भी एक नया सेक्शन है, यानी 45(4) को अपने जब भी पढ़ेंगे वी विल ऑलवेज रीड विथ सेक्शन कौन सा? 9B, बी फॉर बॉम्बे। सेक्शन 9 आपको पढ़ाया गया था, इनकम एक्रूड, डीम टू एक्रू और राइज इन इंडिया। 9A इंटरमीडिएट के सिलेबस में नहीं है, 9B है। 9B क्या है ये भी हम लोग पढ़ेंगे, यानी 45(4) और 9B ये दोनों इंटर रिलेटेड है। ये दोनों क्या है? इंटर रिलेटेड है। तो 45(4) भी आएगा, 9B भी आएगा। ठीक है, अरे बोलिए प्लीज। हाँ, पहले हम लोग क्या करते हैं, काम करो, पहले एक बार अपने सेक्शन 9B पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? क्योंकि सेक्शन 9B जो अपने पढ़ेंगे ना उसी से आपको 45(4) भी समझ में आएगा। पहले सेक्शन 9B पढ़ते हैं, पेज 22 में आएंगे। इनकम ऑन रिसीट ऑफ कैपिटल एसेट, जस्ट एक एक वर्ड पे ध्यान दो। ठीक है, इनकम ऑन रिसीट ऑफ कैपिटल एसेट और स्टॉक इन ट्रेड। इनकम ऑन रिसीट ऑफ कैपिटल एसेट और स्टॉक इन ट्रेड बाय अ स्पेसिफाइड पर्सन फ्रॉम अ स्पेसिफाइड एंटिटी। एक स्पेसिफाइड पर्सन ने स्पेसिफाइड एंटिटी से क्या रिसीव किया? कैपिटल एसेट। एक स्पेसिफाइड पर्सन, ठीक है, कौन? एक स्पेसिफाइड पर्सन, किससे? स्पेसिफाइड एंटिटी से। ओके, एक स्पेसिफाइड पर्सन स्पेसिफाइड एंटिटी से क्या रिसीव किया? कैपिटल एसेट रिसीव किया या स्टॉक इन ट्रेड रिसीव किया। ओके, तो इस पे इनकम जो आएगा उसका क्या करेंगे, ये सेक्शन 9B बोलेगा, विच वाज इंसर्टेड बाय फाइनेंस एक्ट 2021। ठीक है, अब उसके लिए सबसे पहले एक बार जानते हैं कि ये स्पेसिफाइड पर्सन है कौन और ये स्पेसिफाइड एंटिटी है कौन। क्या मतलब है स्पेसिफाइड पर्सन का और क्या मतलब है स्पेसिफाइड एंटिटी का। तो स्पेसिफाइड पर्सन मतलब क्या? स्पेसिफाइड पर्सन मींस अ पर्सन हु इज अ पार्टनर ऑफ अ फर्म, वो एक फर्म का पार्टनर है, और मेंबर ऑफ अदर एसोसिएशन ऑफ
पर्सन्स और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। वो एओपी बीओआई का क्या है? वो एओपी बीओआई का क्या है? मेंबर है। वो फर्म का क्या है? पार्टनर है। वो फर्म का क्या है? पार्टनर है। वो मेंबर क्या है? एओपी बीओआई का मेंबर है। वो फर्म का क्या है? पार्टनर है। तो ये जो पार्टनर है फर्म का और ये जो एओपी बीओआई का मेंबर है, इसी को स्पेसिफाइड पर्सन बोला गया है। ये लोग क्या रिसीव कर रहे हैं? फर्म से कैपिटल एसेट या स्टॉक इन ट्रेड। तो इससे इनकम जो आएगा क्या करेंगे? ये सेक्शन 9 भी बोलेगा। ये क्या बोलेगा? यहां पे क्लियरली कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक्सक्लूड कर दिया, यानी कंपनी के मेंबर्स को कंपनी से कुछ मिल रहा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स को कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिल रहा है, ये स्पेसिफाइड पर्सन नहीं है। यानी पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनर है, एओपी बीओआई के जो मेंबर है, वही खाली क्या है? स्पेसिफाइड पर्सन इन एनी प्रीवियस ईयर। कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी यहां पे कवर्ड नहीं है। तो ये था स्पेसिफाइड पर्सन रिसीविंग कैपिटल एसेट और स्टॉक इन ट्रेड फ्रॉम क्या? स्पेसिफाइड एंटिटी। देखिए टेक्निकली चीज को समझिए बाबा, क्लियरली यहां पे टेक्निकल लैंग्वेज आप बोलिए प्लीज। कैपिटल एसेट और स्टॉक इन ट्रेड रिसीव हो रहा है, कौन कर रहा है? स्पेसिफाइड पर्सन। किससे कर रहा है? तो ये मुंह से बोलिए, स्पेसिफाइड पर्सन रिसीव कर रहा है किससे? ये बोलिए मुंह से, स्पेसिफाइड पर्सन रिसीव कर रहा है स्पेसिफाइड एंटिटी से। ठीक है, अब ये जो स्पेसिफाइड पर्सन है, ये एक पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है या एओपी बीओआई का मेंबर है, और ये किससे रिसीव कर रहा है? स्पेसिफाइड एंटिटी से। ऑब्वियसली वो एंटिटी क्या होगा? जिस जिस फर्म का वो पार्टनर है या जिस एओपी बीओआई का वो मेंबर है, जिस एओपी बीओआई का वो मेंबर है। ऑब्वियसली कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी यहां पे कवर नहीं है। तो स्पेसिफाइड एंटिटी मींस व्हाट? अ फर्म और अदर एओपी और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स दोज हु आर नॉट बीइंग अ कंपनी और अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो कंपनी नहीं है, कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है, ठीक है, कोई भी पार्टनरशिप फर्म है या एपीबीआई है, उसका जो भी है वो क्या है? स्पेसिफाइड एंटिटी। ठीक है, तो ये अपने मतलब समझिए, स्पेसिफाइड एंटिटी कौन है, स्पेसिफाइड पर्सन करना है। अब आइए सेक्शन में आते हैं, ध्यान से देखना। वेयर सबसेक्शन 1, वेयर अ स्पेसिफाइड पर्सन रिसीव्स, या वर्ड क्या यूज किया गया है? स्पेसिफाइड पर्सन रिसीव्स ड्यूरिंग एनी प्रीवियस ईयर एनी कैपिटल एसेट और स्टॉक इन ट्रेड और बोथ। कैपिटल एसेट मिल रहा है या स्टॉक इन ट्रेड मिल रहा है या दोनों मिल रहा है, किससे? फर्म से। मतलब बेसिकली किसको किससे मिल रहा है? पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से मिल रहा है। शॉर्ट में पार्टनर को फर्म से मिल रहा है। क्यों? इन कनेक्शन विथ द डिसोल्यूशन, इन कनेक्शन विद द डिसोल्यूशन के वजह से मिल रहा है, या रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सच स्पेसिफाइड एंटिटी के लिए मिल रहा है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सच स्पेसिफाइड एंटिटी मतलब फर्म का कुछ रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ जिसके वजह से कैपिटल एसेट स्टॉक किसको मिला? पार्टनर को मिला। देखिए बोलिए प्लीज, प्लीज बोलिए, नहीं बोलेंगे तो दिमाग में नहीं जाएगा, बोलिए मुंह से। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेसिफाइड एंटिटी मतलब क्या? अगर पार्टनरशिप फर्म का कुछ भी रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ, एओपी बीओआई का कुछ भी रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ और कैपिटल एसेट स्टॉक जा रहा है किसको? फर्म को। फर्म को कैसे जाएगा यार? तो सिंपल चीज आप नहीं समझ रहे। मतलब आप लोग अकाउंट्स पढ़ चुके 11 12 में, उसके बाद भी आपको ये चीज नहीं समझ में आ रहा है। अभी भी अकाउंट्स पढ़ रहे हो, उसके बाद भी आपको ये चीज नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि अगर आप रट लोगे तो कुछ नहीं है, समझना पड़ेगा आपको। यहां पर फर्म का रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है, फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है, तो फर्म क्या तर्क करता है? एसेट्स दे रहा है किसको? पार्टनर को दे रहा है। एओपी को क्या दे रहा है? एओपी को कौन दे रहा है? आई मीन मेंबर को किससे मिल रहा है? एओपी से मिल रहा है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल से मिल रहा है। पार्टनर को किससे मिल रहा है? पार्टनरशिप फर्म से मिल रहा है। स्पेसिफाइड पर्सन है, किससे मिल रहा है?
स्पेसिफाइड एंटिटी से मिल रहा है, यही तो बात कर रहे हैं हम लोग। क्यों मिल रहा है? डिसोल्यूशन के वजह से मिल रहा है या रिकंस्टिट्यूशन के वजह से मिल रहा है। ये दो कारण होना चाहिए, ये दो कारण होना चाहिए, या तो डिसोल्यूशन या तो रिकंस्टिट्यूशन। तो अगर रिकंस्टिट्यूशन है तो रिकंस्टिट्यूशन का मीनिंग देखो यहां पे दिया हुआ है कि व्हाट डू यू मीन बाय रिकंस्टिट्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय रिकंस्टिट्यूशन मतलब क्या? आपने अभी भी बताया कि सर अगर कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले लेता है, अगर कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले लेता है, यानी मान लो मैं एक फर्म का पार्टनर था, अब मैं नहीं हूं, तो दिस इज एज गुड एज रिकंस्टिट्यूशन ऑफ दैट स्पेसिफाइड एंटिटी। मेरे को फर्म ने एसेट दिया, दिया कि नहीं दिया, सेक्शन 9 भी लग जाएगा, सेक्शन 9 भी लग जाएगा। मेरे को फर्म ने एसेट दिया, सेक्शन 9 भी लग जाएगा, बिकॉज देयर हैज बीन अ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्पेसिफाइड एंटिटी फर्म। स्पेसिफाइड एंटिटी मतलब फर्म। तो देखो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेसिफाइड एंटिटी मतलब क्या गाइस, ध्यान से देखिएगा। पहला, वन और मोर ऑफ द पार्टनर्स और मेंबर्स। पार्टनर्स किसके लिए यूज किया जा रहा है और मेंबर्स किसके लिए यूज किया जा रहा है? करेक्ट। वन और मोर ऑफ द पार्टनर्स और द मेंबर्स ऑफ सच स्पेसिफाइड एंटिटी, यानी इस फर्म का या एओपी का या बीओआई का पार्टनर या मेंबर सीजेस टू बी पार्टनर और मेंबर, सीजेस टू बी पार्टनर और, वो सीज हो गया है, सीज हो गया मतलब अब नहीं है, डिसोल्यूशन नहीं बोल रहा हूं मैं, फर्म का डिसॉल्व हुआ है। दिस इज अ केस ऑफ रिटायरमेंट कि पार्टनर अब उस फर्म का पार्टनर नहीं है, फर्म नहीं बंद हुआ है। डिसोल्यूशन अलग केस है, रिकंस्टिट्यूशन अलग केस है। क्लियर हुआ? तो ये पहला केस है रिटायरमेंट का। दूसरा ध्यान देंगे, वन और मोर न्यू पार्टनर्स और मेंबर्स। न्यू पार्टनर्स बोला है यहां पे, नया पार्टनर या नया मेंबर आर एडमिटेड इन सच स्पेसिफाइड एंटिटी इन सब सर्कमस्टांसेस। मतलब फर्म का एडमिशन हुआ है पार्टनर का in such situations that one or more of the persons who were the partners of the specified entity before the change के पहले continue as a partner or partners or member or members after the change। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं सर? नया पार्टनर एडमिट हुआ है, नया पार्टनर एडमिट हुआ है और उसी बीच जो पुराने पार्टनर है वो भी अभी भी पार्टनर्स है, वो भी अभी भी पार्टनर्स। तो ये भी एक तरीके से क्या है? रिकॉन्स्टिट्यूशन। यानी यहां पर बोलना चाह रहे हैं एडमिशन, यहां पे क्या बोलना चाह रहे हैं? एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स। old partners continue, old partners continue, old partners continue। मतलब कुछ पार्टनर्स छोड़ के गए, नया पार्टनर आया और कुछ पार्टनर्स अभी भी है। तो ये भी क्या एक तरीके से रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेसिफाइड एंटिटी। क्योंकि देखिए जब तक ये नहीं होगा तब तक 9 भी नहीं लगेगा। 9 भी एकदम क्लियरली बोलता है कि स्पेसिफाइड पर्सन को कैपिटल एसेट स्टॉक इन ट्रेड मिल रहा है स्पेसिफाइड एंटिटी से, कब? डिसोल्यूशन के केस में या रिकॉन्स्टिट्यूशन के केस में। तो फर्म अगर डिसॉल्व हो रहा है तो फर्म को या मेंबर को कैपिटल एसेट स्टॉक मिला, या फर्म अगर रिकंस्टिट्यूट हो रहा है तो भी अगर स्टॉक या कैपिटल एसेट मिला तो 9 भी लगेगा। एंड थर्ड क्या है? बहुत सिंपल, ये है चेंज इन शेयर और इन द शेयर ऑफ सम ऑफ देम। मतलब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। ऑल द पार्टनर्स और द मेंबर्स of such specified entity continue with the change in their respective share or share in some of them। मतलब अगर चेंज किसी का भी हुआ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो ये भी एक तरीके से क्या है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ
स्पेसिफाइड एंटिटी। देखो ये क्या बोलना चाह रहे बेटा, एक्चुअली ये तीनों केस में कॉमन पॉइंट ये है कि आप पार्टनर को, किसी भी एक पार्टनर को कुछ ना कुछ एसेट दोगे। आप किसी भी एक पार्टनर को ये सारे सिचुएशंस में कुछ ना कुछ एसेट दोगे। अब मान लो जिसका प्रॉफिट कम हुआ और जिसका प्रॉफिट शेयर बढ़ा, तो उसका प्रॉफिट कॉम्पनसेट करने के लिए हो सकता है आप उसको क्या दोगे, कैपिटल एसेट डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो जब आप कैपिटल एसेट डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो इनकम आएगा सर। वो कैसे क्या है वो अपने पढ़ेंगे। तो मेजर डेफिनेशंस जो है वो ओवर हो गया 9B का, स्पेसिफाइड पर्सन, स्पेसिफाइड एंटिटी एंड रिकंस्टिट्यूशन ऑफ स्पेसिफाइड एंटिटी। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन में रिटायरमेंट वाला केस है, एडमिशन प्लस ओल्ड पार्टनर्स कंटिन्यू है एंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ये तीनों क्या है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेसिफाइड एंटिटी। अब आप देखिए अगेन अपने पढ़ रहे हैं, वेयर स्पेसिफाइड पर्सन रिसीव्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एनी कैपिटल एसेट, स्टॉक एंड ट्रेड और बोथ फ्रॉम अ स्पेसिफाइड एंटिटी। अब आप बोलेंगे सर स्टॉक के बारे में क्यों बोला है, अरे यहाँ पे 9B है ना बेटा, ये कैप गेन नहीं चल रहा है। ये तो 9B है इसलिए पढ़ाया गया क्योंकि कैप गेन से कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको स्टॉक मिले, आपको कैपिटल एसेट मिले, सारा इनकम माना जाएगा, ठीक है, विद द डिसोल्यूशन और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पेसिफाइड एंटिटी। अब देखना, अब पूरा केस घूमेगा। आप लोग सोच रहे थे कि इनकम मिल रहा है किसको, पर्सन को, तो आप लोग को, आपके दिमाग में आ रहा था कि इनकम हम किसका मानेंगे, स्पेसिफाइड, जबकि उल्टा है। द स्पेसिफाइड एंटिटी shall be deemed to have transferred, the specified entity shall be deemed to have transferred such capital asset or stock in trade to the specified person in the year in which such capital asset or stock in trade are received by the person। माना जाएगा कि जो एसेट फर्म ने पार्टनर को दिया है, फर्म ने उसको ट्रांसफर कर दिया है। कब, जिस साल उसको रिसीव हुआ, जिस साल उसको फर्म ने उसको ट्रांसफर कर दिया, जिस साल उसको रिसीव हुआ। एंड इट विल बी डीम्ड टू बी ट्रांसफर्ड सच कैपिटल एसेट और स्टॉक इन ट्रेड टू द स्पेसिफाइड पर्सन इन द ईयर इन विच सच कैपिटल एसेट वाज रिसीव्ड बाय द पर्सन। यानी ट्रांसफर विल बी कंसिडर्ड इन द ईयर ऑफ रिसीट। of capital asset in the year of receipt of capital asset। तो ये इनकम किसका माना जाएगा बेटा, नीचे देखेंगे हम लोग, ठीक है। या लिख लो, इनकम will be taxable under capital gains or PGBP of firm, या AOP या BOI। Income will be taxable under capital gains or PGBP of the firm, AOP or BOI। ठीक है। अब देखो सबसेक्शन 2 में क्या लिखा है, एनी प्रॉफिट ऑन गेन्स अराइजिंग फ्रॉम सच डीम्ड ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। मतलब सोचो बेटा, पार्टनरशिप फर्म एसेट और स्टॉक दे रहा है किसको, किसको दे रहा है, मेंबर को दे रहा है। तो ये कैपिटल गेन माना जाएगा किसके हाथ में, पार्टनरशिप फर्म के हाथ में, क्योंकि ट्रांसफर कौन कर रहा है, पार्टनरशिप फर्म। ये लिखा है, एनी प्रॉफिट गेन्स अराइजिंग फ्रॉम डीम्ड ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट और स्टॉक बाय द स्पेसिफाइड एंटिटी शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ सच फर्म। ये किसका इनकम माना जाएगा, फर्म। स्पेसिफाइड एंटिटी मतलब फर्म। डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द स्पेसिफाइड एंटिटी ऑफ द प्रीवियस ईयर, किस साल का, जिस साल रिसीव हुआ है, जिस साल अभी भी पढ़ा के गया ना, जिस साल in which such capital asset or stock in trade or both were received by the specified person, were received by the specified person। जिस साल उसको रिसीव हुआ है उस साल मेरे को मेरे हेड में टैक्सेबल करना पड़ेगा। किस हेड में, will be chargeable to income tax as income of the firm
अंडर डी हेड पीजीबीपी और कैप गेन्स, मतलब अगर स्टॉक ट्रांसफर किए तो पीजीबीपी हो जाएगा, कैपिटल एसेट ट्रांसफर किए तो कैपिटल गेन हो जाएगा। लेकिन किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? करेक्ट, इट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ, इट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ। ठीक है, प्लीज बोलिए। अब यहां पर पूछ रहा है भैया ठीक है आपने बता दिया कि जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, डिसोल्यूशन होगा, इनकम ट्रांसफर होगा, एसेट ट्रांसफर होगा, बिजनेस आई मीन स्पेसिफाइड एंटिटी स्पेसिफाइड पर्सन को करेगा, तो स्पेसिफाइड एंटिटी का मान लेगा डीम ट्रांसफर है और स्पेसिफाइड एंटिटी को उस साल कैप गेन देना पड़ेगा, पीजीबी पे इनकम टैक्सेबल होगा इन द ईयर इन विच द मेंबर और द स्पेसिफाइड पर्सन हैज रिसीव्ड द एसेट, हैज रिसीव, जिस साल वो रिसीव कर लेगा उस साल आपको ये हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। अब सबसेक्शन 3 क्या बोलता है? सबसेक्शन 3 बोलता है कैप गेन निकालना कैसे है। कैप गेन किसको? फर्म को। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट तो पता रहेगा ना सर, कॉस्ट निकालने में कोई दिक्कत नहीं क्योंकि फर्म एक एसेट को खरीदा होगा तो फर्म को पता रहेगा उसका कॉस्ट क्या है, लेकिन फर्म को उसका ट्रांसफर वैल्यू नहीं पता होगा कि किस वैल्यू पे ट्रांसफर मानेंगे। तो यहां पर सबसेक्शन 3 में क्लियरली बोल दिया है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट और स्टॉक इन ट्रेड ऑन द डेट ऑफ, बार बार इसको क्यों हाईलाइट कर रहे हैं? क्योंकि इसी साल वाले डेट को टैक्सेबल कर रहे हैं अपने, नॉट द ईयर इन विच आई हैव ट्रांसफर, द ईयर इन विच ही हैज रिसीव्ड। तो जिस ईयर वो रिसीव हुआ, जिस डेट को वो रिसीव किया, उस दिन जो फेयर मार्केट वैल्यू थी कैप गेन या पीजीबीपी, उस साल टैक्सेबल हो जाएगा। तो आपको क्या लेना पड़ेगा? फेयर मार्केट वैल्यू ऑन डेट ऑफ रिसीट, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ रिसीट बाय द, जिस दिन मेंबर या पार्टनर रिसीव किए, इट विल बी डीम्ड टू बी द फुल वैल्यू कंसिडरेशन received or accruing as a result of deemed transfer of the capital asset or stock in trade by the specified entity. deemed transfer मान लिया जाएगा और ये किसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा? फर्म के हाथ में, उसका कैप गेन या फिर उसका पीजीबीपी। तो बहुत इजी है सेक्शन 9 भी, आपको कैप गेन पीजीबीपी उसी तरीके से निकालना पड़ेगा। इफ एनी डिफिकल्टी अराइजेस इन गिविंग इफेक्ट to the provisions of this section and 45(4) या कनेक्ट कर दिया कि अगर कोई डिफिकल्टी अराइज हो रही है इस सेक्शन को इंप्लीमेंट करने में, तो सीबीडीटी द बोर्ड में विद द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इशू गाइडलाइंस फॉर द पर्पस ऑफ रिमूविंग द डिफिकल्टी। जब भी कोई नया सेक्शन आता है तो ये क्लॉज हमेशा रहता है, जस्ट टू इंश्योर कि सीबीडीटी इसके ऊपर सर्कुलर्स इशू कर पाए। एंड एवरी गाइडलाइन इशूड बाय द बोर्ड अंडर दिस सबसेक्शन as soon as after be it is issued, laid before both the houses of parliament and shall be binding on the income tax authorities and on the SSE। इसके जो भी गाइडलाइंस होंगे ये बाइंडिंग होंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऊपर भी और सारे SSE के ऊपर भी ये बाइंडिंग किए जाएंगे। क्लियर है बेटा सेक्शन 9B? हाँ, तो 9B में हमने क्या पढ़ा? इनकम विल बी टैक्सेबल अंडर CG PGBP फ्रॉम AOP ऑफ CG ऑफ फर्म AOP और POI, जिसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा सर। क्लियर है क्या? FVC क्या लेंगे? FMV ऑन द डेट ऑफ द रिसीट बाय द स्पेसिफाइड पर्सन। दिस इज हाउ आप इसको टैक्स करेंगे। कोई डाउट? अब देखिए सर, ये जब आ गया तो फिर 45(4) का क्या मतलब है, अब आपको समझ में आएगा। ठीक है, 45(4) में अब अपने आएंगे, 45(4) में अपने आएंगे, क्या लिखा हुआ देखना। Notwithstanding anything contained in 45(1), सबसेक्शन 1 मतलब ओवररूल कर दिया 45(1) को। Where a specified person, स्पेसिफाइड पर्सन का मीनिंग वही है जो हम लोग सेक्शन 9B में पढ़े हैं, सेम डेफिनेशन। क्या लिखा देखो, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेसिफाइड एंटिटी, स्पेसिफाइड पर्सन शैल हैव द सेम मीनिंग असाइंड इन सेक्शन, इसलिए मैंने 9B पहले पढ़ा दिया आपको। सेम चीज है, सेम लाइंस में सोचने को बोलेगा ये। वेयर स्पेसिफाइड पर्सन रिसीव्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एनी मनी और कैपिटल एसेट और बोथ फ्रॉम अ स्पेसिफाइड एंटिटी सेम इन कनेक्शन विथ क्या?
रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, यहां पे डिसोल्यूशन नहीं बोला है, यहां पे क्या बोला है, तुम्हारा रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है स्पेसिफाइड एंटिटी का, और उसके वजह से स्पेसिफाइड पर्सन यानी फर्म को, फर्म से एओपी से बीवाई से मेंबर को क्या मिल रहा है, फर्म पार्टनर को क्या मिल रहा है, कोई भी तरह का प्रॉफिट आया और गेन आया फ्रॉम रिसीट ऑफ सच मनी बाय द स्पेसिफाइड पर्सन शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स एज इनकम ऑफ द स्पेसिफाइड एंटिटी अंडर द हेड कैपिटल गेन्स and shall be deemed to be the income of the specified entity मतलब firm of the previous year in which same such money or capital asset or both were received by the specified person. Almost same lines पे है, क्या बोल रहा है कि सर अगर कोई स्पेसिफाइड पर्सन मतलब बेसिकली कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से कोई कैपिटल एसेट रिसीव कर रहा है या कोई मनी रिसीव कर रहा है इन कनेक्शन विद रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेसिफाइड एंटिटी, मतलब कभी कोई चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है या किसी का रिटायरमेंट हुआ, तो जो भी गेन हो रहा है किसको, स्पेसिफाइड पर्सन को, क्या चीज से, क्या चीज से, वो मनी और कैपिटल एसेट से गेन हो रहा है, इट विल बी डीम टू बी द इनकम ऑफ फर्म. किसका इनकम माना जाएगा, फर्म का इनकम माना जाएगा. किस साल में, जिस साल जो स्पेसिफाइड पर्सन है उसको ये क्लेम रिसीव हुआ है, उसको ये कैपिटल एसेट रिसीव हुआ है. एंड यहां पे क्लियरली दिया है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी इन दिस एक्ट सच प्रॉफिट और गेन शैल बी डिटरमाइंड एज पर द फॉलोइंग फॉर्मूला. मतलब इस एक्ट में जो भी लिखा गया हो यानी ओवररूल कर दिया है सबको, ये इस फॉर्मूला के बेसिस पे निकाला जाएगा, इस फॉर्मूला के बेसिस पे ये निकाला जाएगा. ओके, दिस फॉर्मूला के बेसिस पे ये निकाला जाएगा. किस फॉर्मूला के बेसिस पे निकाला जाएगा, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी माइनस डी. ए इज इक्वल टू बी प्लस सी माइनस डी, जहां पे ए क्या है, ए इज इक्वल टू कैपिटल गेन अमाउंट. ए क्या है, कैपिटल गेन अमाउंट. ए इज इक्वल टू कैपिटल गेन अमाउंट. ए इज इक्वल टू कैप गेन अमाउंट. कैप गेन क्या है, इनकम चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर दिस सबसेक्शन यानी 45(4) एज इनकम ऑफ द स्पेसिफाइड एंटिटी अंडर द, मतलब यही तुम्हें चाहिए, तुम्हें यही चाहिए कि कैप गेन कितना टैक्सेबल होगा. तो दिस इज इक्वल टू मनी जो कि रिसीव कौन कर रहा है, पार्टनर. रिसीव कौन कर रहा है, पार्टनर. किससे, फर्म से. वो प्लस कैपिटल एसेट का फेयर मार्केट वैल्यू. कैपिटल एसेट का, कैपिटल एसेट कौन रिसीव कर रहा है, सेम पार्टनर. किससे, फर्म से. किससे रिसीव कर रहा है. अच्छा, ये कैप गेन किसके हाथ में टैक्सेबल होगा, वेरी गुड, ये कैप गेन्स किसके हाथ में टैक्सेबल होगा, ये फर्म के हाथ में टैक्सेबल होगा. और उसको कैसे पता चलेगा कि वो मनी कितना रिसीव किया है, किसने, पार्टनर ने कितना मनी रिसीव किया है, प्लस कैपिटल एसेट पार्टनर ने कितना रिसीव किया है, इसका टोटल माइनस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट समझते हो कि उसका मान लो इतना x रुपया, मान लो 10 लाख रुपीस का उसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, मतलब उसको 10 लाख रुपया मिलना चाहिए, लेकिन उसको मिल गया मिलाकर 15 लाख, एग्जांपल दे रहा हूं, तो उसको ज्यादा कितना मिला, तो ये 5 लाख उसको ज्यादा इसलिए मिला क्योंकि कंपनी को गेन हुआ, फर्म को गेन हुआ. तो जो गेन अमाउंट है वो फर्म के हाथ में क्या हो जाएगा. तो शॉर्ट में गाइज यहां पे आप ये समझेंगे जो एक्स्ट्रा अमाउंट पार्टनर को दिया गया है वो फर्म के हाथ में टैक्सेबल होगा. वो किसके हाथ में टैक्सेबल होगा, तो ये चीज आप लिख रहे होंगे, कैपिटल गेन्स इन द हैंड्स ऑफ द फर्म इज इक्वल टू मनी रिसीव्ड बाय पार्टनर फ्रॉम फर्म प्लस एफएमवी ऑफ कैपिटल एसेट बाय पार्टनर फ्रॉम फर्म माइनस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो भी उसका बैलेंस है. तो ए इज इक्वल टू बी प्लस सी माइनस डी. ए इज इक्वल टू बी प्लस सी माइनस डी. तो ए क्या है, इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर सबसेक्शन एज इनकम ऑफ स्पेसिफाइड एंटिटी अंडर हेड कैप गेन्स. बी क्या है, मनी रिसीव्ड, मनी रिसीव्ड बाय कौन, फर्म फ्रॉम कौन, सॉरी स्पेसिफाइड पर्सन कौन हुआ,
पार्टनर। मनी किसने रिसीव किया? पार्टनर ने रिसीव किया। किससे? फर्म से। किस डेट को? जिस डेट को वो रिसीव किया। तो आपको ऐड करना है प्लस एफएमवी ऑफ कैपिटल एसेट रिसीव्ड बाय द स्पेसिफाइड पर्सन। किस डेट को? जिस डेट को वो रिसीव किया, उसका एफएमवी चाहिए। ये तो प्लस प्लस हो गया। माइनस क्या करना है? अमाउंट ऑफ बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट, कोई भी मैनर में रिप्रेजेंटेड हो, ऑफ दी क्या? पार्टनर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म। किस टाइम पे? जिस टाइम पे रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है। जिस टाइम पे रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है। मान लो बेटा उल्टा हो गया कि 10 लाख रुपए का मेरे को एसेट मिला है, मतलब फर्म ने एसेट दिया है और मनी दिया है। किसको? पार्टनर को। जबकि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट 12 लाख का था, मतलब पार्टनर को कम दिया है। तब तो कोई गेन है ही नहीं ना, तब तो लॉस हो गया, तब तो कुछ नहीं है। तो आप इनकम को जीरो मान लेंगे, लॉस नहीं मानेंगे। आप इनकम को क्या मानेंगे? क्यों? यहां पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज एक्सीडिंग द मनी और द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स व्हिच इज रिसीव्ड बाय द पार्टनर फ्रॉम द फर्म। तो यहां पे क्या लिखा है? इफ द वैल्यू ऑफ ए इन द अबर फॉर्मूला इज नेगेटिव। नेगेटिव कब होगा? जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ द एसेट्स रिसीव्ड। इट्स वैल्यू विल बी डीम्ड टू बी जीरो। इसका वैल्यू क्या माना जाएगा? जीरो माना जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोला है? प्रोवाइडेड फर्दर दैट द बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द स्पेसिफाइड पर्सन। स्पेसिफाइड पर्सन कौन हुआ? पार्टनर हुआ। बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द स्पेसिफाइड पर्सन, जो स्पेसिफाइड पर्सन है, जो पार्टनर है, जो पार्टनर है, उसके कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द स्पेसिफाइड एंटिटी, इट इज टू बी कैलकुलेटेड। ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कैसे कैलकुलेट होगा? ध्यान से देखिएगा। इट विल बी डन विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द इंक्रीज इन कैपिटल अकाउंट ड्यू टू रीवैल्यूएशन। याद है अपने 50 बीबी में बेटा क्या करते थे? रीवैल्यूएशन को इग्नोर करते थे। यहां पर भी कैपिटल अकाउंट के बैलेंस में अगर कोई रीवैल्यूड अमाउंट इंक्लूडेड है तो रीवैल्यूएशन आपको क्या करना पड़ेगा? इफेक्ट हटाना पड़ेगा। या फिर अगर कोई सेल्फ जनरेटेड गुडविल के वजह से भी अगर आपका एसेट्स का बुक साइज इन्फ्लेटेड है, या कोई सेल्फ जनरेटेड कोई और एसेट के वजह से भी अगर आपका गुड कैपिटल अकाउंट इंक्रीज है, तो आपको उसका इफेक्ट क्या करना पड़ेगा? रीवैल्यूएशन इफेक्ट इग्नोर करना पड़ेगा। तो दीज ऑल इफेक्ट हैज टू बी इग्नोर्ड। इफेक्ट हैज टू बी इग्नोर्ड इन डी। डी मतलब कैपिटल अकाउंट। ए इज इक्वल टू बी प्लस सी माइनस डी था ना, तो कैपिटल अकाउंट में आपको इसका, मैं आपको पूरा इसका एग्जांपल दिखाऊंगा बहुत बढ़िया से, आप टेंशन मत लो। कैपिटल अकाउंट का जो है ये आपको इग्नोर करना पड़ेगा, ये दोनों चीज, रिवैल्यूएशन एसेट्स या सेल्फ जनरेटेड गुडविल या एनी अदर सेल्फ जनरेटेड एसेट्स। ठीक है। अब देखो मैंने इसका सबसेक्शन 1 एक्सप्लेनेशन 1 क्लॉज 1 में आपको इसका मीनिंग बता दिया। नाउ सेल्फ जनरेटेड गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड एसेट का मतलब क्या है? बेसिकली गुडविल और एसेट विच हैज बीन एक्वायर्ड विदाउट इंकरिंग एनी कॉस्ट। ये तो आपको पता ही है, जो परचेज नहीं है, जो अपने पैसा पे करके नहीं किया है, और फॉर परचेज विदाउट एनी इंकरिंग एनी कॉस्ट फॉर परचेज, और विच हैज बीन जनरेटेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द बिजनेस और द प्रोफेशन। आपने खाली जनरेट किया बिजनेस के कोर्स में, इसके लिए आपने कोई पेमेंट नहीं किया। यानी अगर परचेज्ड गुडविल है तो वो उसका कैपिटल अकाउंट में इंपैक्ट आएगा। अगर वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल या सेल्फ जनरेटेड एसेट है तो उसका इंपैक्ट नहीं आएगा। क्लियर है क्या? लास्ट में एक्सप्लेनेशन 2 में एक चीज क्लैरिफाई किया गया है, और यही है कनेक्ट विद सेक्शन 9B। काफी लोगों को कंफ्यूजन आ गया था। 9B और 45(4) में बहुत सिमिलैरिटी है। 9B बोलता है कि फर्म जब एसेट्स ट्रांसफर करेगा या स्टॉक ट्रांसफर करेगा अपने पार्टनर्स को, जिस साल फर्म मेंबर्स को मिला या पार्टनर्स को मिला, उस साल फर्म के हाथ में क्या हो जाएगा? कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाएगा या पीजीबीपी टैक्सेबल हो जाएगा। ये 9B बोलता है। 45(4) क्या बोलता है? 45(4) बोलता है कि जब भी पार्टनर को एसेट रिसीव होगा, क्या अगेंस्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर को क्या मिलेगा? कैश मिला और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स मिला। ये दोनों का टोटल माइनस
कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो डिफरेंस आएगा, ये जो भी पार्टनर को मिला है, रिसीव हुआ है, उस साल टैक्सेबल हो जाएगा किसके हाथ में? फर्म के हाथ में। तो आपको लग रहा है यार दोनों में तो हम लोग लगभग एक ही चीज में टैक्स कर रहे हैं। तो एक्सप्लेनेशन 2 देखो क्या बोला है। For the removal of doubts, it is clarified that when a capital asset is received by a specified person from a specified entity in connection with the reconstitution of specified entity, exactly यही बात की है कि जब भी कोई कैपिटल एसेट रिसीव कर रहा है, कौन? पार्टनर। किससे? फर्म से। क्यों? रिकंस्टिट्यूशन के लिए। प्रोविजन ऑफ दिस सबसेक्शन यानी 45(4) जो है विल ऑपरेट इन एडिशन टू 9B, मतलब दोनों लगेगा, 45(4) भी लगेगा, 9B भी लगेगा। एंड टैक्सेशन अंडर द सेट प्रोविजन शैल बी वर्कड आउट अलग अलग। दोनों के प्रोविजंस अप्लाई होंगे, 9B भी होगा, 45(4) भी होगा। डबल टैक्सेशन नहीं है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये कोई डबल टैक्सेशन नहीं है। 9B भी लगने वाला है बेटा और 45(4) भी लगने वाला है। अरे बोलो, क्लियर है क्या? पक्का? हाँ, चलिए कॉपी खोल लीजिए, एक फ्रेश पेज निकालिए। कॉपी खोल लीजिए, एक फ्रेश पेज निकालिए। या हेडिंग देंगे। देखो एक फ्रेश पेज होना चाहिए, आप उसको टेयर करेंगे बीच में। टेयर करना मतलब पेज को एक जो पेज है आपको बोथ साइड ऐसा पेज यूज करना चाहिए बोथ साइड हो, और जो आपका मैट है ना, उसके मैट में 45(4) वाले पेज में उसको आप स्टेपल कर देंगे। कल को जब आप 45(4) पढ़ेंगे तो आपके पास ये एग्जाम्पल होना चाहिए। ठीक है, ऐसे लिखना कि वो एक इंडिपेंडेंट पेज हो, एक इंडिपेंडेंट पेज में लिखिएगा। सेक्शन 45(4) रेड विथ सेक्शन 9B, सेक्शन 45(4) सबसेक्शन, सेक्शन 45 सबसेक्शन 4 रेड विथ सेक्शन 9B। ठीक है, लिखना मत अभी कुछ। एक फर्म है FR, फर्म का नाम क्या है? FR। उस फर्म के 3 पार्टनर्स है, A, B और C। उस फर्म के 3 पार्टनर्स है A, B और C। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1। ये लोग क्या कर रहे हैं? 1/3 1/3 1/3। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 1/3 1/3 एंड 1/3। ये सब चीज आपको आगे लिखना है, बट अभी वेट करो, पहले समझ लो। हर एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में 10 लाख, 10 लाख एंड 10 लाख है। फर्म के पास ओके, फर्म के पास 3 लैंड है, लैंड S, लैंड T एंड लैंड U। फर्म के पास कितना लैंड है? 3 लैंड है। इस तीनों लैंड का बुक वैल्यू था 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख। ये जो लैंड है इसने एक्वायर किया था 2 years अगो। तो फर्म के पास 3 लैंड है, STU 10-10 लाख का बुक वैल्यू है। 3 पार्टनर है ABC 1/3 1/3 1/3। तीनों का कैपिटल अकाउंट में बैलेंस है 10-10 लाख रुपया। पार्टनर A
को अब क्या करना है, एग्जिट करना है। पार्टनर ए विशेस टू एग्जिट, पार्टनर ए ने एग्जिट किया। तो जैसे पार्टनर ए ने एग्जिट किया तो फर्म ने क्या कराया, इस तीनों लैंड का मार्केट वैल्यू एसेटेन किया। क्या एसेटेन किया, पहला दो लैंड का मार्केट वैल्यू था 70 लैक्स ईच, और तीसरा लैंड का मार्केट वैल्यू था 50 लैक्स। तीसरा लैंड का मार्केट वैल्यू था 50 लैक्स। पार्टनर ए विशेस टू एग्जिट किया, फर्म ने उसको 11 लाख रुपीस की मनी दी और यू वाला लैंड दिया। कौन सा लैंड दिया, टू सेटल हिज कैपिटल बैलेंस। आपको अभी तक फैक्ट समझ में आया? पार्टनर्स तीन है इस फर्म के, 1:1 शेयर प्रॉफिट रेशियो, कैपिटल अकाउंट तीनों का दे दिया है। फर्म के पास तीन लैंड है, 2 साल पहले का खरीदा हुआ है, बुक वैल्यू भी दे दिया, मार्केट वैल्यू भी दे दिया, और मेन इसमें आपको बता दिया पार्टनर ए को क्या करना है, एग्जिट करना है। तो ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेसिफाइड एंटिटी है, और इसके अगेंस्ट में फर्म ने उसको क्या दिया, 11 लाख मनी दिया और लैंड यू दिया टू सेटल हिज कैपिटल बैलेंस, टू सेटल हिज कैपिटल बैलेंस। क्लियर है? तो यहां पर बेटा क्या हो रहा है, सेक्शन 9 बी सोचो पहले। सेक्शन 9 बी में अपने यही पढ़े थे, फर्म ने ट्रांसफर किया क्या, एसेट्स, कैपिटल एसेट और स्टॉक टू दी पार्टनर। जिस साल पार्टनर को मिला उस साल उसके हाथ में वो क्या हो जाएगा, फर्म के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। करेक्ट? तो फर्म ने यहां पे क्या ट्रांसफर किया, लैंड ट्रांसफर किया जिसकी मार्केट वैल्यू थी 50 लाख रुपीस। तो फर्म जब लैंड ट्रांसफर करेगा तो फर्म के हाथ में कैप गेन आ जाएगा। फर्म के हाथ में, पहले इतना तक लिख लो, तो एक बार इतना तक लिख लो, जितना तक मैंने आपको अभी तक लिखा है इतना तक लिख लो, फटाफट लिखिए।
ये लिख लिए। सेक्शन 9B डीम्स दैट द फर्म एफआर हैज ट्रांसफर्ड लैंड यू, ये जो लैंड मैंने फर्म ने पार्टनर को दिया है, मैंने ट्रांसफर कर दिया, फर्म ने ट्रांसफर कर दिया पार्टनर को, एंड उसके एफएमवी क्या था 50 लैक्स। तो सर यहाँ पे अपने कैसे निकालेंगे कैप गेन्स, एफवीसी 50 लाख मान लेंगे अंडर सेक्शन 9B, याद है ना एफएमवी ही क्या है एफवीसी। और यहाँ पे अपने एक एजम्पशन किए बेटा, ठीक है, अजम्पशन किए कि फर्म ने जब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किया तो उसका इंडेक्सेशन करके क्या है इसका 35 लाख, तो 15 लाख का क्या है लॉन्ग टर्म कैप गेन, 15 लाख का क्या है लॉन्ग टर्म कैप गेन, यहां तक कोई डाउट? 15 लाख का क्या है लॉन्ग टर्म कैप गेन। एक काम करो उसको चेंज करो, ये 15 कर दो, तो एक बार ये 15 कर दो प्लीज, तो 35 हो जाएगा ना। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को एक बार अज्यूम करो 15 लाख, लॉन्ग टर्म कैप गेन क्या हो जाएगा 35 लाख। तो इस पर टैक्स कितना आएगा गाइस 112 में ना 20%, 7 लाख। ठीक है, एक बार अज्यूम करो नो सरचार्ज एंड सेस, एक बार अपने इस पे सरचार्ज सेस नहीं निकाल रहे, ठीक है, यानी फर्म को 7 लाख पे 7 लाख का टैक्स आ जाएगा, हाँ कि ना। 35 लाख का गेन पे फर्म को 7 लाख पे क्या आ जाएगा टैक्स। ये जो 7 लाख का टैक्स है ये तो कैप गेन टैक्स है, ठीक है। अब आप देखिए ये हो गया अपना वन पार्ट, सेक्शन 9B यही तक ओवर हुआ। सेक्शन 9B के हिसाब से मेरा कैपिटल गेन आ गया 35 लाख और उसके हिसाब से मेरा टैक्स आ गया कैप गेन का 7 लाख, या तक कोई डाउट? अब आप देखो कौन सा लैंड ट्रांसफर किया है फर्म ने पार्टनर को, यू। बुक वैल्यू थी 10 लाख, मार्केट वैल्यू कितनी है, तो ये भी एक तरीके से क्या है प्रॉफिट, ये भी एक तरह से क्या है, ये बुक प्रॉफिट है, ये क्या है कितना का बुक प्रॉफिट है। क्या ये मैं बोल सकता हूं दिस इज कैपिटल गेन विदाउट इंडेक्सेशन? 10 लाख का बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू 50 लाख का है, तुम 10 लाख को ही माइनस कर दिया 50 लाख में, तो दिस इज एज गुड एज कैपिटल वैल्यू, कैपिटल गेन विदाउट इंडेक्सेशन। या फिर आप बोल सकते हो इट इज अ बुक प्रॉफिट, इट इज अ, तो ध्यान से देखो नाउ प्रॉफिट लिखना, नाउ प्रॉफिट is 40 lakh, that is 50 lakh less 10 lakh cost, and profit आफ्टर टैक्स अगर हम निकाले तो इस लैंड को ट्रांसफर करने से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ रहा है 40 लाख की प्रॉफिट में से आप 7 लाख का क्या कर सकते हो टैक्स माइनस करोगे तो 33 लाख का क्या आएगा पैट, पैट बोले तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एंड दिस पैट इज टू बी क्रेडिटेड। ये पैट क्या करना है अपने को क्रेडिट करना है, किस में कहां पे क्रेडिट होता है प्रॉफिट, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर के। आप ध्यान से सुनो ये सब कुछ क्यों हुआ, क्योंकि पार्टनर रिटायर हुआ, पार्टनर रिटायर किया तो वैल्यूएशन कराए, 10 लाख की वैल्यूएशन 50 लाख की आई, पार्टनर को लैंड दे दिया गया ऐसे ही, कैप गेन फर्म के हाथ में टैक्सेबल हुआ 9B। अब ये बताया जा रहा है कि जो प्रॉफिट आया बुक्स में कितना का 40 लाख, बट टैक्स के बाद 33 लाख, तो 33 लाख का जो प्रॉफिट है वो तो तीनों पार्टनर में डिवाइड होगा ना, क्योंकि लैंड पूरे पार्टनर का पार्टनरशिप फर्म का था। तो दिस पैट इज टू बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
इन रेशियो ऑफ 1:1:1. ठीक है, दैट इज 11 lakh each. That is 11 lakh each. अब मुझे बताओ पार्टनर ए का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना हो गया, क्योंकि अपने को 45,4 किसके लिए निकालना है, पार्टनर ए के लिए। तो पार्टनर ए का कैपिटल अकाउंट बैलेंस कितना हो गया, पहले कितना था 10 लाख, अब कितना हो गया, तो 21 लाख का पार्टनर्स ए का कैपिटल अकाउंट बैलेंस हो गया। ये हम क्यों निकाल रहे, क्योंकि हमें 45,4 चाहिए। ये हम क्यों निकाल रहे, क्योंकि हमें 45,4 चाहिए। अब आप देखो सेक्शन 45(4). अब अपने आते हैं सेक्शन 45(4). 45(4) में अपने क्या पढ़े थे, ए इज इक्वल टू माइनस डी, टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ, किसके हाथ में, फर्म के हाथ में ही होगा ये भी। ए है कैप गेन, बी क्या था, मनी गिवन, मनी कितना दिया था 11 लाख, मनी कितना दिया था, प्लस लैंड की एफएमवी कितना था जो दिया था 50 लाख, करेक्ट। और डी का बनता कितना है 21 लाख। तो अल्टीमेटली 61 लाख दे दिया है, जबकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कितना बनता है, तो 40 लाख क्या है प्रॉफिट। यही 45 लाख टैक्सेबल हो जाएगा सेक्शन 45(4) में। एंड दिस विल बी इन एडिशन, दिस विल बी इन टू व्हाट, टू एलटीसीजी ऑफ कितना जो ऑलरेडी कर चुके हैं 35 लाख। कहां पर, सब मैं ही बोल दूं, टैक्सेबल अंडर सेक्शन 9B आता है तो भी नहीं बोलते आप लोग। 40 लाख टैक्सेबल अंडर 45(4) एंड दिस विल बी इन एडिशन टू द लॉन्ग टर्म कैप गेन, जो कि आपका किस में आया 35 लाख आया टैक्सेबल अंडर 9B में। ध्यान रखना 45(4) आपका कैपिटल अकाउंट को कंसिडर करता है, किसको कंसिडर करता है, कैपिटल अकाउंट को, कि कैपिटल अकाउंट के से ज्यादा डिफरेंस आपको कितना मिल रहा है। आप एक चीज ध्यान दिए, आपका वो जो लैंड है, वो लैंड जो भी आपको मिला है उसका एफएमवी हमने यहां लिया, करेक्ट। और जब 9B हम निकाले वो भी हम लोग यहां लिए, लेकिन यहां पर्पस था गेन निकालना, या पर्पस क्या था, प्योर गेन निकालना। कैपिटल गेन जैसे निकलता है कैप गेन, यहां पे भी वही निकला है। लेकिन यहां पर्पस था कि उस गेन से फर्म को जो कमाई हुई, फर्म ने जो प्रॉफिट बांटा और फर्म से जो गया वो था 40 लैक्स। वो क्या था, ये भी टैक्सेबल किसके हाथ में हो जाएगा, फर्म के हाथ में। किसके हाथ में हो जाएगा, फर्म के हाथ में। ये लिख लीजिए।
डन क्या? प्लीज कंफर्म। अब देखिए लास्ट स्टेप बाकी है बेटा, ये मैंने आपको अभी तक नहीं समझाया था, अब आप समझो। लेकिन देखिए गवर्नमेंट क्या कर रही है 45(4) में, आपको अब समझ में आएगा। जब सेक्शन 9B लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ओके। मुझे बताओ बेटा, अभी तक हमने जो किया है वो लैंड यू के वजह से ही तो किया है। लैंड यू ट्रांसफर हो गया, एस और टी तो अभी भी है फर्म के पास। अभी जो लैंड टी यू ट्रांसफर हुआ उसका गेन ऑलरेडी 35 लाख रुपीस 9B में निकल चुका है, और फर्म के हाथ में टैक्सेबल, और फर्म उस पर टैक्स दे चुका है। फिर ये 45(4) आना और कैपिटल अकाउंट के बैलेंस से डिफरेंस निकालना, ये एक तरीके से मैं बोल सकता हूं एक बार के लिए डबल टैक्सेशन है, क्योंकि वहां पे भी आप 50 लाख को एफईसी में डाले और यहां पे भी आप अल्टीमेटली 50 लाख को ऐड कर रहे हैं टू कंप्यूट द कैप गेन। लेकिन यहां पर हम जो 50 लाख को ऐड कर रहे हैं वो इसलिए ऐड कर रहे हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड कि जब रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ स्पेसिफाइड एंटिटी का, उस समय एक्सेसिव गेन, आई रिपीट एक्सेसिव गेन जो आया, एक्सेसिव गेन जो आया किस लैंड में, लैंड यू में, जो पार्टनर ए को क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट। अब मुझे एक बात बताओ, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, ओके। आज जब भी रिटायरमेंट होता है तो पार्टनर क्या बोलता है कि टिल डेट जितने भी एसेट है सबको रीवैल्यू करो, उसमें सारा प्रॉफिट्स का हक मेरे को मिलेगा। लेकिन मुझे बताओ, आज ये मार्केट वैल्यू निकाला गया, लेकिन क्या आज ये लैंड बिका? क्या आज एसओटी लैंड बिका? नहीं बिका। बिका तो खाली यू, बिका तो खाली, बट प्रॉफिट्स तो हमें आज तक का निकालना पड़ा, रीवैल्यूड अमाउंट निकालना पड़ा। अरे बोलिए, हम लोग ऑलरेडी अभी अभी पढ़ के गए हैं कि जो रीवैल्यूएशन फिगर है वो तुम्हें कैपिटल अकाउंट में इग्नोर करना है। वो तो हमने ऑलरेडी कर दिया, हमने 10 लाख का 70 लाख जो वो तो अपने कैपिटल अकाउंट में इग्नोर कर ही दिए। दैट इज वाई गवर्नमेंट क्या बोलता है कि ये जो 40 लाख रुपीज है ना, ये जो 40 लाख रुपीज है ये आपका बेसिकली ऐसा प्रॉफिट है जो जिसपे आपने पहले से ही क्या दे दिया है, टैक्स दे दिया है। ये 40 लाख आपका इन एडवांस में कैलकुलेट हो गया है। तो ये 40 लाख का बेनिफिट आपको इस दो लैंड के लिए मिल जाएगा जो अभी बिका नहीं है। ये जो लैंड, ध्यान से देखना, ये लैंड में कितना ग्रोथ हुआ है, 60 लाख, और ये लैंड में कितना ग्रोथ हुआ है, रेशियो क्या है दोनों में, 1:1। आप 40 लाख जो है, आपको क्या करना है, जब आप इस लैंड को फर्दर बेचोगे, किस लैंड को फर्दर बेचोगे, एस, और जिस भी प्राइस में आप बेचोगे आप उसमें से 40 लाख 1:1 में क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना, और 20 लाख माइनस कर देना सेल कंसिडरेशन में से। किसका, इस दो लैंड का। कौन करेगा, फर्म करेगा, क्योंकि उस पे जो 40 लाख का अनरियलाइज्ड गेन है ये ऑलरेडी पहले टैक्स हो चुका है। तो ये 40 लाख का बेनिफिट बाद बाकी दो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज में मिल जाएगा इन द रेशियो ऑफ इंक्रीमेंट। द रेशियो ऑफ, हो सकता है कि ये लैंड इस समय इंक्रीज नहीं हो तो इसको कुछ नहीं मिलेगा, जो लैंड इंक्रीज होगा उसी को मिलेगा। हो सकता है सेम रेशियो में नहीं हो, तो जिस रेशियो में इंक्रीमेंट हुआ है उसी रेशियो में आपको एट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और आपको अपना सेल्स कंसिडरेशन में से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा।
of the remaining two lands, of the remaining two lands. ये सेक्शन है 48 क्लॉज 3, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वाले मतलब बेसिकली कंप्यूटेशन ऑफ कैप गेन में ये क्लॉज इंसर्ट किया गया था बिकॉज ऑफ 45(4). तो बस ये लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, ये लास्ट पॉइंट लिख लीजिए। 40 लाख टैक्सेबल अंडर सेक्शन 45(4), 40 lakhs taxable under section 45(4) is to be attributed to the remaining assets on the basis of increase in value due to revaluation based on valuation report. In this case, revaluation is only done for land S and T. Both cases, in both cases, increase in value by rupees 60 lakhs each has been done. Thus, out of 40 lakhs, 20 lakhs will be attributed to land S and T each when both land S and T get sold, जब आप इस लैंड को बेच दोगे, attributed amount would be reduced from cost of acquisition. ठीक है, मतलब सॉरी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही सेल्स कंसिडरेशन, आई चेंज माई सेल्फ। क्लियर हुआ? तो एक परफेक्ट केस हुआ 45(4) का, 9B का। 45(4) में जो भी अमाउंट आएगा वो आपका रिमेनिंग एसेट्स के वैल्यू में से, सेल कंसिडरेशन में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर है? और एक क्वेश्चन करते हैं, केस स्टडी 2 स्टार्ट। फर्म है FR। फर्म कौन है? इसके 3 पार्टनर्स है, पार्टनर A, B एंड C। प्रॉफिट 1:1:1।
कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है 100 lakhs। हर एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कितना है? फर्म के पास असेट्स क्या क्या है? लैंड जिसकी बुक वैल्यू है 30 lakhs। पेटेंट जिसका WDV है 45 lakhs। और कैश 225 lakhs। पेटेंट 1 year बैक आपने एक्वायर किया था। लैंड 2 years बैक आपने परचेज किया था। पार्टनर ए को एग्जिट करना है। अकॉर्डिंगली जो लैंड है उसकी मार्केट वैल्यू निकली 45 लाख और पेटेंट का मार्केट वैल्यू निकला 60 लाख। और एक सेल्फ जनरेटेड, इस क्वेश्चन में डिफरेंस यही है, एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल निकला जो है 30 lakhs का। सेल्फ जनरेटेड गुड। नाउ फर्म डिसाइड्स टू गिव 75 lakhs cash and land to settle the capital balance। ये क्वेश्चन है। तो पहले अपने निकाल लेते हैं क्या? इनकम टैक्सेबल अंडर सेक्शन 9B in the hands of firm। ठीक है। deemed that firm has transferred land to partner लैंड टू पार्टनर। तो एफवीसी क्या होगा? मार्केट वैल्यू 45 लाख लेस, अज्यूम कर लो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज, अज्यूम कर लो सेम 45 lakhs। वी हैव अज्यूम्ड, ओके, एग्जाम में दिया रहेगा, अपने इस फैक्ट में अज्यूम कर लिए। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज क्या? 45 लाख। ठीक है। तो गाइज मुझे एक बात बताना, फर्म ने कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर दिया पार्टनर को। मुझे बताओ अब एसेट किसके पास आ गया? पार्टनर के पास आ गया। तो यहां पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर क्या होगा? ऑफ द लैंड क्या होगा? फर्म ने ट्रांसफर किया तो पार्टनर के हाथ में कॉस्ट क्या होगा? पार्टनर कल को ये लैंड बेचेगा तो पार्टनर का कॉस्ट क्या होगा जो उसको फर्म से मिला है? क्या कॉस्ट क्या होगा? 45 लाख। वही कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड का, अगर एक का सेल कंसिडरेशन है तो दूसरा का कॉस्ट है, दूसरा का। तो अगर फर्म ने इस वैल्यू पे ट्रांसफर कर दिया, मान दिया पार्टनर को, तो पार्टनर के लिए कॉस्ट क्या है? 45 लाख।
अब आप मुझे बताइए, अब अपने क्या निकालने हैं? बुक प्रॉफिट्स ऑफ लैंड कितना आ रहा है? टू बी क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट। अरे ये तो आप सब टैक्स फैक्स में करते हो, अकाउंट्स में क्या करोगे? 30 लाख का लैंड है, मार्केट वैल्यू कितना है? 45 लाख। तो प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है 15 लाख का। कैप गेन में टैक्स जीरो है, बुक प्रॉफिट में थोड़ी ना टैक्स जीरो है। अरे बोलिए। बट रियल में आपका टैक्स जीरो आया। तो प्रॉफिट ऑफ 15 लाख लेस टैक्स निल, लेस टैक्स गिव यू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 15 लैक्स। 15 लाख का क्या आपका प्रॉफिट है? एंड दिस विल बी credited, this will be to partners capital in ratio of 1:1:1, that is 5 lakh, that is कितना? 5 lakh each, 5 lakh each. नाउ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा? 100 lakhs तो पहले ही था, 5 लाख और हो गया। 105 लाख क्या हो गया? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्लीज बोलिए। अब अपने क्या कर सकते हैं? सेक्शन 45(4) में आइए। ए इज इक्वल टू बी प्लस सी माइनस डी। तो कैपिटल गेन्स, मनी कितना रिसीव हुआ है? फर्म ने मनी कितना दिया है? 30 लाख। लैंड का एफएमवी कितना दिया है? हाँ, 45 लाख। ठीक है। कैश 75 दिया ना, तुम क्या बोल रहे हो 30 लाख? तुम्हारे हिसाब से हम आंसर दे रहे हो और तुम देख के बोल ही नहीं रहे। कैश कितना दिया है? 75 लाख दिया है। और लैंड दिया, लैंड का एफएमवी कितना है? 45 लाख है। करेक्ट। और तुम्हारा कैपिटल बैलेंस कितना है? 105 है। तो 75 प्लस 45 कितना हुआ? 120। 120 के अगेंस्ट में आपको मिला है कितना? मतलब 105 लाख का कैपिटल के अगेंस्ट में आपको 120 मिला है, मतलब आपका 15 लाख क्या हो गया है? कैपिटल बैलेंस, कैपिटल गेन हो गया, जो 45(4) में क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। क्लियर है? 9B में आपने कितना टैक्स दिया? 0। और 45(4) में कितना कैप गेन लगा? 15 लाख। अब ये 15 लाख को क्या करना है? बाद बाकी जो एसेट है, बाद बाकी जो एसेट है उस पे आपको एट्रीब्यूशन करना है। बाद बाकी जो एसेट है उस पे आपको एट्रीब्यूशन करना है। 2 मिनट लेके पहले सोचिए। बाद बाकी जो एसेट है, इसमें बाद बाकी एसेट, जैसे पिछले क्वेश्चन में बाद बाकी एसेट में 2 लैंड था, यहाँ पे पेटेंट है, यहाँ पे सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। सोचो एक बार।
देखो, अब अपने एट्रीब्यूशन करते हैं। कितना रुपए का? 15 lakhs टू रिमेनिंग एसेट्स इन द रेशियो ऑफ, कैसे कर रहे हैं आप, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स। इंक्रीज के बेसिस पे करेंगे ना, 1:1:1 क्यों करें, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो तो। अभी आपका एसेट कितना बच गया है? पेटेंट बुक वैल्यू कितना था बताओ, और मार्केट वैल्यू, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, बुक वैल्यू 0, वैल्यूएशन रिपोर्ट में कितना निकाला, इंक्रीज कितना है, पेटेंट में 15 लाख और सेल्फ जनरेटेड गुडविल में 30 लाख, 0 से 30 लाख, तो रेशियो क्या हो गया, रेशियो क्या हो गया, 15 लाख is to be reduced from sale consideration of patent and self-generated goodwill in the ratio of 1:2, that is by, बताओ 15 लाख का 1/3 कितना हुआ, 5 लाख and 10 lakh respectively, 5 lakh and 10 lakh respectively, 5 lakh and 10 lakh respectively। तो जब आप पेटेंट ट्रांसफर करोगे तो पेटेंट का एफवीसी जो भी होगा उसमें से आपको एट्रीब्यूशन, एट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स माइनस कर देना है, विच इज हाउ मच, 5 लाख। वैसे जब आप गुडविल ट्रांसफर करोगे जो भी वैल्यू होगा उस पर एट्रीब्यूशन प्रॉफिट 10 लाख माइनस कर देंगे। अब गाइस मेरा बात सुनना, आपने पेटेंट, नो लेट मी टेल यू बेटा, पेटेंट एक डेप्रिशिएबल एसेट है, क्या है, ओके, पेटेंट एक डेप्रिशिएबल एसेट है, बट गुडविल जो सेल्फ जनरेटेड वो एक डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है, वो एक डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है, ठीक है, ध्यान से सुनना। हम लोग पढ़ेंगे जब भी कोई डेप्रिशिएबल एसेट आप बेचते हो तो दिस गेट्स एडजस्टेड विथ योर, पीजीबीबी में आपको पढ़ाया जाएगा, दिस विल बी एडजस्टेड विद द ब्लॉक ऑफ योर एसेट, आपके एसेट के ब्लॉक के साथ एडजस्ट होगा। तो वहां पे आपको एक चीज समझ में आ जाएगा, अभी मैं आपको नहीं समझा सकता, कि आपका नेट कंसिडरेशन कितना है, एफवीसी माइनस एट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, तो ये आपका ब्लॉक के साथ क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, ये आपके ब्लॉक के साथ क्या हो जाएगा। सिर्फ मान लो आप पेटेंट 25 लाख में बेचते हो, एग्जांपल दे रहा हूं, तो आपका नेट कंसिडरेशन कितना माना जाएगा, 20 लैक्स, आपका नेट कंसिडरेशन कितना माना जाएगा, 20 लैक्स। आकाश समझ में आ रहा है क्या, प्लीज बोलिए। और ये जो पेटेंट है, ये जो डेप्रिशिएबल एसेट है ना, अभी ये अपने नहीं पढ़ेंगे, दिस विल ऑलवेज बी शॉर्ट टर्म कैप गेन, ये हमेशा क्या होगा, ये हमेशा शॉर्ट टर्म कैप गेन होता है। हम लोग बात करेंगे जब भी आप डेप्रिशिएबल एसेट बेच रहे हो, कौन सा एसेट बेच रहे हो, जो बिजनेस पर्पस के लिए यूज करो, जिस पे डेप्रिसिएशन मिल रहा है, वो हमेशा कौन सा गेन होगा, दिस विल ऑलवेज बी अ शॉर्ट टर्म
कैपिटल गेन। जब आप सेल्फ जनरेटेड गुडविल बेच रहे हो तो यहां पे गुडविल क्या है, गुडविल तो आपको 1 साल भी नहीं हुआ है खरीदे, वैल्यूएशन रिपोर्ट मार्क करके चला है, तो ये भी क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। तो गुडविल भी शॉर्ट टर्म कैप गेन है और पेटेंट भी क्या है, शॉर्ट टर्म कैप गेन है। तो ये दोनों से आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। ये बेसिकली एट्रीब्यूशन रूल है, एक स्टेप फर्दर। आपके एग्जाम में मैक्सिमम अगर आएगा तो 45, 4 और 9 भी आएगा, जो अपने पढ़ चुके हैं। ये एक फर्दर स्टेप है कि 945 4 में जो भी प्रॉफिट आया उसको आप सेल कंसिडरेशन से माइनस करेंगे फॉर द रिमेनिंग एसेट्स, फॉर द रिमेनिंग एसेट्स। प्लीज बोलिए, समझ में आया? हाँ, तो बस यही 2 केस मेन अपने को दिखाना था और यही है आपका 45 4। अब आपको समझ में आया कि मैंने इसके लिए क्लास अलग से क्यों रखा। बीच क्लास में पढ़ाते तो पूरा जिगजैग हो जाता। लिख लिए क्या आप लोग सब? नहीं लिखे तो लिख लीजिए, नहीं लिखे तो प्लीज लिख लीजिए। डन? हेलो, क्लियर हुआ क्या? तो ये था सर अपना 45 4, read with section 9b. With this we have finished our chapter capital gains. इससे जो है वो अपना चैप्टर कैपिटल गेन्स का फिनिश हो जाता है। ओके, एक बार अगर मैं इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट लेके चलता हूं, सीएमए इंस्टीट्यूट का अगर मैं एक बार स्टडी मैट आपको खुला देख के दिखाता हूं बेटा, तो अपने क्या क्या चैप्टर्स फिनिश कर चुके हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिस ऑफ चार्ज, कैपिटल रेवेन्यू रिसीट्स, रेसिडेंशियल स्टेटस, स्कोप ऑफ टोटल इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम, इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, एग्जेम्प्ट इनकम, हेड्स ऑफ इनकम में सैलरी हो चुका है, एचपी हो चुका है, आज कैप गेन हो चुका है और आईएफएस हो चुका है। बचा क्या है, पीजीबीपी, टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल एचयूएफ, क्लबिंग ऑफ इनकम हो चुका है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड हो चुका है, डिडक्शंस, रिबेट एंड रिलीफ हो चुका है। ये 3 चैप्टर हो चुका है। अभी टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल जो है एनएचयूएफ है, ये टोटल इनकम है। क्या है, टोटल इनकम जब निकालेंगे तब ये चैप्टर पढ़ेंगे। एडवांस एंड टीडीएस ये एक साथ पढ़ेंगे। रिटर्न, पैन और सेल्फ इंटीमेशन ये एक चैप्टर है, ये दोनों एक चैप्टर, इसको अलग अलग दिया गया है। तो मेन ब्लॉक्स अपना अगर बचा है तो यही बचा है, एडवांस टैक्स, टीडीएस टीसीएस, रिटर्न ऑफ इनकम, पैन, सेल्फ असेसमेंट इंटीमेशन, और यहां पर आपका हो गया पीजीबीपी, और लास्ट में अपने ये पढ़ेंगे टोटल इनकम। ठीक है, ये मेन मेन चैप्टर्स आपका बचा है डीटी में। ठीक है, धीरे धीरे करके आपको सब चीज कराया जाएगा, मतलब जितना आप लोग कर रहे हो तो मोर देन सफिशिएंट है। बाद भाई प्रैक्टिस एंड ऑल नेवर एंडिंग चीज है, वो तो चलता ही रहेगा गाइस। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर द डे, आज के लिए इतना ही रखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में अपना प्रैक्टिस सेशन होगा। तो प्लीज आप लोग बाकी चैप्टर्स जो है पुराना पुराना चैप्टर्स एक बार रिवाइज करके आइएगा, बिकॉज हम लोग बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यूज का, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज का फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स।
ओके ना। तो चलो गाइस, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही रखेंगे। सी यू वेरी सून टुमारो एट द सेम टाइमिंग। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।